साथ मौजूद हैं साजिदा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी साजिदा, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। साजिदा क्या पूछना चाहेंगी? मैंने पूछना था, ये मेरी बाजी का बेटा है ना, पोता है बाजी का, तो उसकी एज जो है तकरीबन 8 साल है ना। जी जी। तो वो रात को बिस्तर पे उसका पेशाब निकल जाता है। अच्छा। तो उसको करवाना पड़ता है, ना करवाए तो ऊपर उसका निकल जाता है। रोज ये ऐसे होता है, रोज। तो मैंने पूछना था उसके लिए कुछ, अगर बल्कि साहब बता दें या डॉक्टर साहब कुछ। अच्छा चलें चलें। बच्चे जो बेड वेट करते हैं, हाँ बेड वेटिंग काफ़ी हद तक फिर वही बात है कि इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई होंगी। अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए देखने के लिए कि हर दफ़ा वो यूरिन खाली कर लेता है, मसाना खाली हो जाता है, नहीं होता, पीछे बच तो नहीं रहा। कभी कभी दिन में एक टेंडेंसी, अभी बात हो रही थी कि बच्चे पेशाब रोकते हैं, स्कूल्स में कॉलेजेस में जाते हैं, वॉशरूम नहीं जाना चाहते, पूरा पूरा दिन यूरिन रोकते हैं, और फिर रात को कभी कभी उनको ना टीचर से कहते हैं, शर्म आ रही होती है, कहीं कि उनको डर भी लग रहा होता है। दिस इज द रीजन दे होल्ड इट, गोइंग टू द वॉशरूम। यस हाँ। तो जब वो सो जाते हैं तो रात को ब्लैडर फिर अपना बदला लेता है। तो सारा दिन उन्होंने पानी स्टोर किया हुआ होता है, जैसे ही ब्रेन का कंट्रोल ख़त्म होता है और दे जस्ट एम्प्टी। फिर यहाँ पे कप्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेस नहीं है ब्लैडर के पास। तो मोस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन आर कॉन्स्टिपेटेड। तो ये हमारा रोज़ का ये ऑब्जर्वेशन है। देखिए साइकोलॉजिकल, क्योंकि 8 साल हुआ था, टीचर्स का खौफ, पेरेंट्स का खौफ, किसी चीज़ का खौफ, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस वाले केस में कि बेड वेटिंग लोग कर रहे होते हैं बच्चे, और रीज़न जो है वो या कॉन्स्टिपेशन होती है या थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर कहीं ना कहीं होता है, और मसाने की कमज़ोरी। ये 3 रीज़न्स होते हैं नॉर्मली जिनको देखकर ट्रीट करना चाहिए कि क्या हो रहा है। और बस सिर्फ मसाने की भी, जो इतने बच्चों को मसाने की कमज़ोरी, तो फिर उसको फिर क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ तिल, सफ़ेद तिल बहुत अच्छी दवा हो सकती है। सफ़ेद तिल को तवे पे भूनें और 1 चाय का चमचा रात को सोते वक्त बच्चे को अच्छी तरह चबा कर खिला दें, तो वो एक बहुत अच्छी दवा हो सकती है। इवन जो बुज़ुर्ग ख़वातीन खासकर आती हैं, जो होल्डिंग प्रॉपर तौर पे नहीं कर पा रही होती हैं, उनको छींकने में या खांसी करने में भी यूरिन पास हो रहा होता है, ड्रॉप्स पास हो जाते हैं, उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत अच्छा है। तिल को भूनें, 1 चाय का चमचा रात को सोते वक्त अच्छी तरह चबा के खा लें, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उनको यूरिन कंट्रोल में। अच्छा, मैं ऐसे बच्चों को कहती हूँ कि माँ बाप को कहती हूँ कि रात को उनके कान में एक चीज़ बोलें। अगर आप कहती हैं टाइम है तो मैं बता देती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे जब पेशाब आएगा मैं बिस्तर से उठूँगा, वॉशरूम जाऊँगा, वॉशरूम में जाकर पेशाब करूँगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें लगता है हम वॉशरूम में, और वो बेड वेटिंग करते हैं, और वो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं। मेरे पास शादीशुदा जोड़े भी आते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ आपने रात सोने से पहले अपने आप को ये कहना है। और तिल बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके साथ ऐसों को मैं केले के छिलके खाने का कहती हूँ। केले के छिलके? जी। खाली कुछ भून के, कुछ डाल के, क्या खाली केला खा रहे हैं ना, छिलका साथ खा जाए, छिलका साथ खा लें। मतलब कि ये ऐसे लोगों को जिनकी शादियां भी हो जाती है, बेचारी ख़वातीन भी बड़ी शर्मिंदा होती है, एक शर्म आती है। होम्योपैथिक की हम दवा देते हैं, हमारे होम्योपैथिक में बर्बरीज हैं और दूसरी दवाएं साइन एंड सिम्टम के साथ हैं। क्योंकि कुछ बच्चे एक दफ़ा पेशाब करते हैं, कुछ बच्चे बार बार पेशाब करते हैं, मिड ऑफ द नाइट करते हैं। तो फिर होम्योपैथिक में सिम्टम्स हैं कि जाते ही जैसे ही सो जाते पेशाब करते हैं, रात को करते हैं, सुबह के वक्त करते हैं, या बार बार बिस्तर गीला करते हैं। तो इसकी बेलेडोना भी बहुत अच्छी दवा है, इसकी कॉस्टिकम, मतलब बहुत सारी दवाएं हैं। अच्छा, ऑल्सो जो कॉल आई थी, बच्चे को ना बड़े प्यार से हैंडल कीजिएगा, कोई इसको शेम ना करे। आप उसको शेम करना शुरू करेंगे, उसको डांटना शुरू करेंगे ना, वो बेचारा और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेगा। सो उसको इतना कंफर्ट दे, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी वेरी एम्बेरस्ड कि वो 8 साल का हो गया है, इसके दोस्तों में से कोई और ऐसा नहीं करता, ही इज़ नो मोर अ चाइल्ड, वो पैम्पर नहीं पहनता। सो कोशिश करें कि आप उसको इतना कंफर्ट दें। जी जी। एक और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक और जैतून के तेल की मसाज आगे पीछे लाजमी करें रात सोने से पहले, बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, मुझे बताएं, अच्छा अभी उन्होंने जो हमारी पहले कॉल एक आई थी डॉक्टर शाह ने, वो कहती कि उनको किडनी की जो इन्फेक्शन है क्योंकि वो दूध नहीं पीती, इसका कोई कनेक्शन है कि? एक्चुअली बहुत सारी मिथ्स भी तो है ना। हाँ बिल्कुल मिथ्स है। इन्फेक्शन दूध ना पीने से मतलब फिर तो सारों को इन्फेक्शन हो, हम तो अक्सर सारे लोग दूध नहीं पीते हैं। जी जी। तो ये लिंक्स बड़े इनकरेक्ट हैं। सर लोग ये भी कहते हैं ना ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद दूध नहीं पीना, पास आना शुरू हो जाएगा। जी जी। सो ये सारे मिथ्स इनकरेक्ट हैं। हाँ, यंग एज ग्रुप में आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, लेट्स से अगर मेरे पास कोई 10-12 साल की बच्ची आ रही है, उसको इन्फेक्शन हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं,
आई वुड बी मोर कीन इन नोइंग के कॉजेज़ क्या हैं उसके, ठीक है। सो दूसरा ये कि आप ये अज्यूम कर लेना कि गुर्दे में दर्द है, गुर्दे में इन्फेक्शन है। गुर्दे में इन्फेक्शन होना एक बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। पेशाब में इन्फेक्शन होना, देखिए पूरा सिस्टम है, अल्लाह मियां ने गुर्दा ऊपर बनाया हुआ है, गुर्दे के नीचे उसकी ट्यूब है, फिर नीचे मसाना है। सो इन्फेक्शन मसाने से आमतौर पर शुरू होते हैं और फिर गुर्दे की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो अगर आपके मसाने में इन्फेक्शन हुआ उसके बाद वो गुर्दे तक आ गया तो इट्स नॉट, यू आर नॉट सपोज टू टेक इट इजी, और वो मरीज आराम से बैठा हुआ नहीं होगा। प्रॉपर मेरी जान उसको ना प्रॉपर चेक करवा के फिर आपको पता होता है कि हाँ इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। मुझे बताएं, अक्सर ये भी कहा जाता है कि जी जिनको गुर्दों की प्रॉब्लम होती है, ये सवाल ये भी आया है, उनको दूध दही थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, इज इट ऐसा है? नहीं, नॉट रियली। आप एक मॉडरेट अमाउंट में इट वॉन्ट हार्म यू। अक्सर लोग ये समझते हैं कि आप चावल खा लें, दूध ले लें तो पत्थर बन जाते हैं, सो ऐसे नहीं होता। इनफैक्ट अगर आपने कैल्शियम की इंटेक बहुत लो कर दी है ना, इट्स नॉट इन द नॉर्मल अमाउंट जो एक रेगुलर डाइट में होना चाहिए, तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू स्टोन, बिकॉज ऑक्सीलेट जो इंटेस्टीन से एब्जॉर्ब होता है उसके एब्जॉर्प्शन को कैल्शियम रोकता है। कि अगर आपने कैल्शियम ऑक्सीलेट साथ लिया, कैल्शियम ऑक्सीलेट आपस में दिल मेक अ फ्रेंडशिप एंड वो आपकी गट से बाहर आ जाएंगे। कैल्शियम आपने नहीं लिया, कम लिया है, ऑक्सीलेट ज़्यादा है आपकी डाइट में, ऑक्सीलेट एब्जॉर्ब होगा, किडनी में जाएगा एंड चांसेस होंगे स्टोन्स बनने के। अच्छा, प्रिवेंशन के लिए क्या, क्योंकि उसके बाद फिर मैं गालिब को भी कहूँगी कि गालिब किचन काउंटर में जाए, लेकिन मुझे बताएं कि प्रिवेंशन के लिए क्या चीज़ की जा सकती है इसके लिए? सो यूटीआई के लिए स्पेसिफिकली अगर बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। एक तो जिसकी हमने बात की कि पानी अच्छा पीना चाहिए, ठीक है। आपको अपना ब्लैडर टाइमली एम्प्टी करना चाहिए, बिकॉज ये है कि जरासीम जो रुक रहे हैं आप उनको फ्लश कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे जैसे कहीं गंद है आपने पानी से उसको साफ़ किया, तो बिल्कुल इसकी लेमैन टर्म में ये एग्जाम्पल है। दूसरी चीज़ फीमेल्स के अंदर ये है कि बिफोर एंड आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी मेक श्योर कि अपना ब्लैडर आप एम्प्टी करें, अपने आप को क्लीन करें, पैड्स आप यूज़ करें, उसको टाइमली चेंज करें। सो ये जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स। अच्छा, ये आपने बड़ी सी बात की है, स्पेशली व्हेन यू आर हैविंग योर डेज, ठीक है। सो उसमें आपको अपनी हाइजीन का ख्याल, और यूजुअली हमने तो यहाँ पे शोज के थ्रू भी बड़ी बात की कि जी हाइजीन में है कि दैट यू हैव टू टेक शावर। ये पहले ज़माने में लोग कहते थे कि जी आपने नहाना नहीं है, आपको मसाना फूल जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक शावर इवन इफ इट्स योर फर्स्ट डे। आई एम सॉरी अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा सा एक्सप्लिसिटली बयान कर रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो बहुत सारी लड़की ख़वातीन देख रही, बच्चियाँ देख रही हैं जो हमारी बात मानती हैं, उनको बताएं कि कितना ज़रूरी है ये। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर हम चले किचन काउंटर में चले जाएंगे और गालिब हमारे साथ वहाँ पर मौजूद होंगे, कहीं में जाएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं आपकी गुर्दों की हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से, कि कितना ज़रूरी है कि हम इसको निगलेक्ट ना करें। एक बड़ी आसान सी चीज़ है जो कि आप कर सकते हैं, वो ये कि आप पानी पी सकते हैं, और इतना भी पानी ना पिएं कि आप वेल की मछली बन जाए, बट हाँ उतना पानी भी जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। एक तो बर्न भी आपने ज़रूर करना है, आपने थोड़ी बहुत चहलकदमी भी करनी है। अगर मुसलसल ऐसे ही बैठे रहेंगे तो गोडे गिट्टे बहुत जल्दी चले जाएंगे। अच्छा, अब गालिब जो है वो किचन काउंटर की तरफ आ गए और मैं उनसे जानना चाहूँगी कि हिकमत की जो इतनी बड़ी दुनिया है उसमें कैसे इलाज किया जाता है गुर्दे से रिलेटेड बीमारियों का। जी सबसे पहले तो देखें, गुर्दे की बीमारी की तशख़ीस होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमने अभी ये पूरी कन्वर्सेशन में एक बात देखी कि जिसको हम नॉर्मली यूटीआई समझ रहे होते हैं, कभी कभी वो यूटीआई नहीं होता, हम सिर्फ समझ रहे होते हैं। यूरिन का सही तरह ना आना, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिस तरह अभी बात हुई कॉन्स्टिपेशन भी उसमें एक रीज़न हो सकता है। कुछ लोगों को बर्निंग यूरिन आ रहा होता है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि जल रहा है, बर्निंग भी उस तरह नहीं हो रही कि वो अजीब सी एक सेंसेशन हो रही है, तो वो भी होती है। फिर उसमें हाइजेनिक कंडीशंस भी आ जाती हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बहुत तफसील से हमने बात की। अच्छा, अब डायग्नोसिस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही तफसील से इलाज हो सकता है कि इसका इलाज क्या मुमकिन है। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि हम घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अद्वियात हैं या वो रेमेडीज़ हैं जो कि हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है, जिसको थोड़ी बहुत फीलिंग्स हो रही हैं कि ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अगर हम बात करें, जैसे हम यूटीआई की बात करें, या प्रॉपर तौर पर यूरिनेशन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा कि उसका जो फ्लो है वो बेहतर नहीं है, या इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है यूरिन रुक रुक के आ रहा है। मैं प्रोस्टेट को इसमें साइड पे करूँगा कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के जिनके इश्यूज़ हैं उनकी बात नहीं कर रहा। उसके अलावा जिनको किडनी या ब्लैडर की वजह से यूरिन थोड़ा सा रुक रहा है, उनके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है। एक गिलास पानी लेंगे हम, इसमें 1 चाय का चमचा मैं सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगा, और धनिया खुश्क, बहुत कॉमनली दोनों चीज़ें घर पे मिल जाती हैं, ये 1 चाय का चमचा। इस 1 गिलास पानी को तकरीबन इतना पकाएंगे कि ये आधा कप रह जाए। इसको रात को सोते वक्त पी लें। जो यूरिनेशन में थोड़ी सी बर्निंग की कैफियत हो रही है वो भी इससे बेहतर हो जाएगी, और उसके साथ साथ जिन लोगों को यूरिन रुक के आता है, ठहर के आता है, या कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि बैठे हुए हैं, यूरिन प्रॉपर तौर पर नहीं आ रहा, खड़े हो रहे हैं तो ड्रॉप्स आ रहे हैं, प्रॉपर तौर पर ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा, उनके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है। अच्छा,
तो ये तो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैं इसमें ऐड करूँ, आयोडीन वाला नमक हमारे यहाँ बहुत कॉमन हो गया है। आयोडीन वाला नमक अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो भी किडनी की ख़राबी का बायस बन सकता है। और जिन लोगों को किडनी ऑब्वियसली ख़राब है या कोई इशू हो रहा है, चाहे वो यूटीआई हो, चाहे वो किडनी का कोई और इशू हो, सीकेडी हो, या क्रेटिनिन लेवल आपका बढ़ गया है, तो भी आयोडीन का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। आजकल एक बहुत कॉमन चीज़ चल रही है, मैग्नीशियम की लोग टैबलेट्स ले रहे हैं रात को सोने के लिए, किडनी इश्यूज़ को एग्रीवेट कर सकती है अगर आप एक हद से ज़्यादा लें। ये 2-3 चीज़ें जो हमारे यहाँ रूटीन में बहुत ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे होते कि इसका फ़ायदा तो हम ले रहे हैं, लेकिन रिएक्शन कहाँ जाकर हो सकता है, किन लोगों को हो सकता है। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि हमारे यहाँ जब मल्टीविटामिन्स भी ले रहे होते हैं, लोग कहते हैं कि अच्छा जी ये भी ले लें, फलानी भी ले लें, और मैं लोगों को देख रही हूँ लोग एक साथ पता नहीं 12-11 कि नहीं मेरी ये फलानी चीज़ के लिए, फलानी चीज़ के लिए, ये जो इतनी ज़्यादा चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपस में बहुत सारे ऐसे इनके मिजाज मिलते भी हैं, बहुत से ऐसे इनके मिजाज नहीं भी मिलते, तो ये भी तो कितना नुकसानदेह है। मल्टीविटामिन या कोई भी दवा, ये भी जो मैं बता रहा हूँ, ये अद्वियात में ही आएगी। दवा की ज़रूरत इंसान को तब पड़नी चाहिए जब आपने नॉर्मल लाइफ में जो ज़रूरियात हैं पहले वो पूरी कर लें। मल्टीविटामिन की ज़रूरत यकीनन हो सकती है, हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस किया, डॉक्टर साहब आए हुए थे, उन्होंने भी ये बात की थी कि बात यह है कि आप फ्रूट्स का इंटेक आपका कितना है, आपके खुराक में क्या कमियां हैं जो कि आप पूरी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मल्टीविटामिन्स पे जाइए, डिफरेंट किस्म के इंजेक्टेबल्स प्लस जो टैबलेट्स हैं उस पर जाइए, वरना उसकी ज़रूरत तब होती है जब आपने अपनी जो कंपलसरी चीज़ें हैं, अपना रूटीन ऑफ लाइफ है, उसको अच्छा कर लिया। हमारा मसला ये है कि हम रूटीन ऑफ लाइफ को नहीं देखते, हमें इस चीज़ की कमी है, फलानी दवा खा लो। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की बात कह रहे हैं कि जी वो जो है वो किडनी को नुकसान दे सकती है अगर एक हद से एक्सीड हो जाए तो ऑब्वियसली, और किडनी वाले तो बिल्कुल भी ना लें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी खुद गलतियाँ। मेरे पास एक खातून का कल रात को मैसेज आया कि मैग्नीशियम ले रही हैं, वो 8 साल से रेगुलर ले रही हैं, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान देगी। अब डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया था, कितने दिन के लिए किया था, और बराबर वाली पड़ोस वाली आंटी ने उनको क्या बताया था, वो सब देखना। आप पंजाबी में कहते हैं हमसाया मा जाया, तो अब हमसायों की बने। और टिकटॉक पे डॉक्टर टिकटॉक भी था ना, अब देखिए गूगल डॉक्टर ना बने। और हर बंदा मुस्तनद नहीं होता। हमारा मसला ये है कि ये जो मेरा मोबाइल है ना, ये बहुत बड़ा औजार बन गया है लोगों को गुमराह करने का। मुझे सिर्फ अपने व्यूज़ चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ये चीज़ ले लें, आप बस ये पिए और 2 दिन में आप ऐसे जवान हो जाएंगे कि आप देखेंगे कि ये होगा। अब दूसरा बंदा देखने वाला, वो खुद 190 के लग रहे होते हैं, जो छोटा सा, पता मुझे आप खुद क्यों नहीं लेते। तो बात ये है कि वो जो बंदा है देखने वाला, वो इतना बेचारा इंस्पायर हो जाता है, वो अपनी तकलीफ को इतना रिलेट कर लेता है कि वो करना शुरू कर देता है। उसके रिएक्शंस उस पर कितने आते हैं वो नहीं पता। मैं हमेशा कहता हूँ, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, या कोई भी वीडियो मुस्तनद बंदे से देखे मेरे कि मुस्तनद कौन है, वो कितना जानता है, वो उस बात का अहल है जो वो बता रहा है या नहीं बता रहा। हर बंदा लगा हुआ है, वो आगे एआई तो आप वैसे तस्वीर पे लगा दें कुछ भी तो अगला बंदा बोलता रहता है। तो एक चीज़ और, रेमेडी से पहले एक चीज़ बस ऐड करूँगा। बहुत सारी चीज़ें जेनेटिकली और चीज़ों को जो हमारी सर्कमस्टांसेस है, हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी जो खुराक है, उससे वेरी करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लैंड में बैठे हुए जो एक साहब हैं वो अगर एक रेमेडी उन पर असर करी, या इवन हमारे घर में 4 भाई बहन हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक को मैं एक रेमेडी दूंगा तो उसको उतना ही असर करेगी और दूसरे को नहीं करे। मे बी उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो डिफरेंट हो सकती है, हर एक के अंदर का मिजाज और है। तो डॉक्टर के पास जाके तशखीस करना, मेरे पास आए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब के पास जाना, बिल्की साहब के पास, हमारा काम होता है डायग्नोज करके प्रॉपर तौर पर उस जड़ पर दवा देना, ना कि ये कि एक जर्नल दवा दे दी। जैसे मैंने अपने जुमले में भी कहा, मैं ये जो दवाएं बता रहा हूँ इस वक्त, ये जर्नल है, कोई भी ले सकता है, इसका रिएक्शन कोई भी नहीं आएगा, लेकिन प्रॉपर तौर पे डायग्नोसिस जरूरी है। अच्छा, हाइड्रेट रखना है किडनी को। हम पानी क्योंकि कम पी रहे होते हैं, तो हाइड्रेशन के लिए एक रेमेडी अर्ज करूँ। इसमें 1 गिलास पानी लूँगा मैं, इसमें 1 चाय का चमचा लेमन जूस डालूंगा। ये वो लोग हैं जो लोग कहते हैं हमसे पानी पिया ही नहीं जाता, पानी का टेस्ट नहीं अच्छा लगता, पानी भारी हो जाता है। कुछ लोग हमारे यहाँ भी मौजूद हैं जिनको पानी अच्छा नहीं लगता, तो उनको जो है वो ये रेमेडी ले सकते हैं, थोड़ा सा जो है वो टेस्ट चेंज हो जाएगा। इसमें आधी चुटकी मैं मीठा सोडा ऐड कर रहा हूँ। मीठा सोडा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है, किडनी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सोडा मिंट की टैबलेट्स, खुदा न खासा किसी को क्रेटिनाइन बढ़ जाए तो डायलिसिस की तरफ जा रहा हो या प्री डायलिसिस हो, तो उसको जो है सोडा मिंट दिया जाता है, जो कि किडनी हेल्थ के लिए बेहतरीन दवा का काम करता है और अल्कलाइन करता है बॉडी को। अच्छा, मैं क्विकली कॉल ले लूँ जल्दी से। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मदिया? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक बात पूछनी थी गालिब साहब से। जी जी जी, मेरे हस्बैंड है तो उनको गुर्दे में पत्थरी हो जाती है, लेकिन वो छोटे छोटे जरे बन के निकल जाती है, लेकिन कुछ दिन गुजरते हैं तो फिर दोबारा फिर वो हो जाती है। ठीक है,
देखिए मैं इसका जवाब देता हूँ। पहले तो एक तो रेमेडी है, इसी मकसद के लिए अर्ज़ कर रहा था, लास्ट रेमेडी मेरी। और नंबर 2 ये कि सोडियम का ज़्यादा इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल ये नुकसान दे सकता है, तो उसको लिमिटेड करें। छोड़ दे बीफ, छोड़ दे नमक भी थोड़ा कम कर दें। हाँ, नमक कम करें और बीफ का इस्तेमाल। अच्छा, सॉरी, एनिमल प्रोटीन बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक गिलास पानी लिया, ये एक बेहतरीन रेमेडी है। अगर आपका स्टोन 0.6 या 0.7 सेंटीमीटर मतलब 7 mm तक है, तो ये एक बेहतरीन रेमेडी है। 3 से 5 दिन के अंदर आपका स्टोन निकल जाएगा। जैसे हमने इनकी बात की, जिसको हम टाइनी स्टोन्स कहते हैं डिफरेंट, तो वो इससे बहुत जल्दी निकल जाएंगे और किसी किस्म का वो नहीं है, हार्म नहीं होगा। लेकिन अगर 0.7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, आया ये कि वो भी निकल सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि डॉक्टर का मशवरा ले लें, क्योंकि कभी कभी वो फंस जाता है जो कि गुर्दे की ख़राबी का बायस बन सकता है। तो बेहतर है कि डॉक्टर से मशवरा कर कर इस्तेमाल किया जाए अगर इससे बड़ा आपका स्टोन है। इसमें मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब जो भुट्टे होते हैं उसके बाल हैं, कुल्थी की दाल या कुल्लथी की दाल भी कुछ लोग कहते हैं, ये तकरीबन 2 चाय के चमचे मैंने इसमें ऐड किए 1.5 गिलास पानी में। और तीसरी चीज़ में खरबूजे के बीज, ये तीनों चीज़ें बहुत कॉमनली पंसारी से मिल जाती हैं, ये तकरीबन 1.5 चाय का चमचा। इस पानी को इतना पकाना है कि ये पानी आधा रह जाए, तकरीबन 3/4 रह जाए, पौना कप रह जाए। और इसको छान के रोज़ाना रात को ले लीजिए, तकरीबन 5 से 7 दिन। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के हुक्म से पथरी अगर 0.6 0.7 सेंटीमीटर तक की है तो 5 दिन के अंदर इंशाल्लाह निकल जाएगी। इंशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, और आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो बार बार डॉक्टर साहब जो हमारे इसमें स्टोन्स भी बन रहे हैं, इसके लिए जैसे मैंने बोला कि एक तो सोडियम का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल कम, और एनिमल मीट का इस्तेमाल हमारा कम होना चाहिए। और इसके अलावा आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? और बहुत सारे मुझे ऐसे लोग जो कि किडनी पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस भी कराते हैं, उनको भी ज़रा बताएं कि उनको अपनी डाइट में से क्या क्या चीज़ें माइनस करनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इवन माय मदर इन लॉ वो डायलिसिस पे थी, तो हम जब कभी कोई चीज़, अल्लाह बख्शिन को, कभी डिस्कस कर रहे थे क्या किडनी के लिए अच्छा है, ये अच्छा, तो कहती हाँ ये अच्छा का, ये मेरे ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा, मैं ज़रूर लूँगी। तो मैं कहती अम्मी आपके लिए नहीं है, डायलिसिस के पेशेंट्स की बिल्कुल और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जी, इससे पहले कि इसका जवाब दूँ, एक बात खालिद साहब ने कही कि 5 दिन में वो पास आउट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला पास हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर नज़र रखनी भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पास हो गया, और कोई मेडिसिन नहीं भी लेते तो फिर भी ये समझते हैं कि कोई चीज़ निकली थी वो पास होगी, और फिर वो उसके बाद अपना कोई चेकअप स्क्रीनिंग दोबारा नहीं कराते, कहीं कहीं साल तक नहीं कराते, और आखिर में पता चलता है कि किडनी जो है वो एक शॉपिंग बैग बन गया, आई मीन इट्स नो मोर। तो फिर वो अल्टीमेटली रिमूव भी होता है। तो इसलिए बिल्कुल करें, हर चीज़ करनी चाहिए, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, लेकिन अपने ऊपर नज़र ज़रूर रखें। समहाउ उसको अल्ट्रासाउंड को 1 महीने बाद रिपीट कर लें, 3 महीने बाद कर लें, लेकिन नज़र रखें। आपके उस क्वेश्चन की तरफ, तो पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले भी जिक्र हुआ था, ग्लासेस का भी जिक्र हुआ। एक छोटी सी उसमें चीज़ ऐड और करनी है कि बहुत आसान है, डॉक्टर रोशाना ने भी कहा था कि स्ट्रॉ कलर्ड होना चाहिए, तो बहुत आसान है अपने यूरिन के कलर को मॉनिटर करना, कि जब भी यूरिन पास हो, फ्लश पे देख लिया कुछ, उसके कलर को किसी भी तरीके से मॉनिटर कर लें और उसको लाइट येलो या वाइट की तरफ रखें। जैसे ही वो डार्क होता है उसका मतलब है कि आपने अभी पिछले जो 2-3 घंटे गुजरे उसमें पानी का इंटेक अच्छा नहीं किया। तो डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट पे, लेकिन ऑफ कोर्स कि पानी ही इम्पॉर्टेंट है, और उसके कलर आपको बहुत बड़ा इंडिकेटर है कुदरती तौर पे। मुझे बताएं, ये जो हम बहुत ज़्यादती कर देते हैं कि हम अपने कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं और हम ये चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, डज इट ऑल्सो इफेक्टेड? इफेक्ट बिल्कुल है, क्योंकि चाय में और कॉफ़ी में कुछ ऑक्सलेट्स की भी है। किसी हद तक मिल्क, ब्लैक कॉफ़ी डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करती है, और मिल्क वाली कॉफ़ी का डिफरेंट है। तो वो ये बात भी पहले अभी जिक्र हो चुका है कि मिल्क उसको न्यूट्रलाइज करता है ऑक्सलेट्स को स्टमक में, तो फिर ऑक्सलेट्स की ऑब्जॉर्प्शन किडनी की तरफ नहीं जाती बल्कि गट की तरफ से निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। आम में ऑक्सलेट है, मैं मिसाल देता हूँ, आजकल सीज़न भी आम का, लेकिन आपको अगर इनको पता भी होगा कि एक टोटका है कि कच्ची लस्सी जो जिक्र आपने किया था, कि जब भी आम खाएं आम के साथ, हमारे पंजाब में तो होता है, आपने बहुत कॉमन है, और वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कहते हैं हिद्दत को कम करता है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ करें तो फिर न्यूट्रलाइज करने के टोटके मौजूद हैं, उस पर अमल करना ज़रूरी है, लेकिन ऑफ कोर्स पानी मेन टैगलाइन होगी इसमें। सही, ठीक है जी डॉक्टर साहब, कि अगर हम कोई चीज़ नो बोलें कि क्या चीज़ येस करनी है और क्या चीज़ नो करनी है, मैं ये सब आपसे जल्दी से 1 लाइन लेना चाहूँगी। तो वो क्या है? तो ये चीज़, आई मीन आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनीवन, लेकिन एक चीज़ ये है कि इफ इट्स इन योर जीन्स
तो मैं आपको 100 चीज़ें बताऊंगी, वो 100 के 100 भी अवॉइड करें, फिर भी चांस है होने का। जेनेटिकली आपके अंदर वो है मौजूद है। जीन्स है वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। ये जो छोटे बच्चे जिनको ज़्यादा स्टोन्स हो रहे हैं, आप जीन्स में देखेंगे माँ को जी है, भाई को है, अब्बा को है, कुछ ना कुछ। तो देखिए स्टोन्स अगर आपको हो गया है ना, प्रिवेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप पानी अच्छा पिए, आप अपनी डाइट में जो है वो चीज़ों को अच्छा रखें। और अगर किसी को एक बार डायग्नोज हो गया, अगर सैंपल मिल जाता है, आप सैंपल भिजवा देते हैं, पता चल जाता है कि यार यूरिक एसिड है, आपने एनिमल प्रोटीन को कम कर देना है, स्पेसिफिकली हाई प्रोटीन की चीज़ों को कम कर देना है। देन मेडिसिन भी होती हैं जो यूरिक एसिड को कम कर देती हैं, यूरिन की पीएच को अल्टर कर देती हैं ताकि स्टोन फॉर्मेशन का प्रोसेस रुक सके। सो आइडेंटिफाई करना भी इंपॉर्टेंट होता है। हम पेशेंट्स अगर कहते हैं ना स्टोन हमारा पैस आउट हो गया, तो हम कहते हैं इफ़ यू हैव बीन एबल टू पिक इट तो ले आओ, उसको टेस्ट करा लें। देन 24 आवर्स स्टडीज़ भी यूरिन की होती हैं, वो ये बता देती हैं हमें कि यार ये चीज़ बढ़ी हुई है, एंड देन यू कैन टेक दोज थिंग्स। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना पेशेंट की अप्रोच अपनी डिजीज़ को लेके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आप समझ रहे हैं कि आपको एक बार पत्थर हुआ है दोबारा नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ। एक बार हुआ है दोबारा हो सकता है। इफ़ यू नो कि किस वजह से है, तो फिर आप प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट या डाइटिशियन के साथ बैठ के इन चीज़ों को समझें कि ये चीज़ें हैं कि ये अवॉइड करनी है। अच्छा, और ये ना समझ लें कि आपने ये कर लिया तो अब नहीं होगा पत्थर। सो जिस तरह सर ने कहा कि 7 mm 6 mm का स्टोन है, निकल सकता है, तो ये एक चीज़ इसमें समझने की ज़रूरी है। किडनी में स्टोन है, मैनेजमेंट डिफरेंट है। किडनी की ट्यूब में स्टोन है, मैनेजमेंट डिफरेंट है। 7 mm 5 mm का स्टोन गुर्दे के अंदर बैठा हुआ है, मैं शायद मरीज को घर भेज दूँ कि कोई इसमें इमरजेंसी नहीं है। ठीक है, किडनी की ट्यूब में फंसा हुआ है, मैं 10 मिनट लगाऊंगी मरीज को समझाने में फ़ायदे नुकसान क्या है उसके। बिकॉज अगर किडनी की ट्यूब के अंदर स्टोन है 6 हफ्ते तो आप इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद रास्ता चौक है, क्या होगा, गुर्दा डैमेज हो जाएगा ना। मसला है कि लोग ये चीज़ नहीं समझते। अगर आपको यू वांट टू टेक जी क्योंकि मैं वन लाइन लेना चाहिए क्योंकि टाइम खत्म हो गया। श्योर जी नहीं तो डूज एंड डोंट्स जल्दी से बता दीजिए इसके। पानी अच्छा पिए, ठीक है, एंड एनिमल प्रोटीन को अवॉइड करें। नींबू पानी इज़ हेल्पफुल इन सर्टेन काइंड ऑफ स्टोन्स। एंड यूरिन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉइडिंग को टाइमली रखें। सो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। डॉक्टर साहब आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या चीज़ डूज में है और क्या चीज़ डोंट्स में है? तो डाइट काफ़ी तो बता दी इन्होंने। डाइट बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये नहीं है कि अब एक चीज़, कुछ 5-6 चीज़ें कुछ घरों में ज़्यादा यूज़ होती हैं तो वो ज़्यादा ही यूज़ होती हैं, लेकिन बैलेंस नहीं करते कि कोई चीज़ बिल्कुल ही नहीं यूज़ हो रही। लेमन जूस इन्होंने भी जिक्र किया, बल्कि आपा ने भी जिक्र किया कि लेमन जूस बहुत ज़रूरी है। इसमें पोटेशियम सिट्रेट है, इसकी केमिकल जो कॉम्पोजिशन है, पोटेशियम भी स्टोन बनने से रोकता है और सिट्रेट भी स्टोन बनने से रोकता है हमारी पॉपुलेशन में। ये दोनों चीज़ों की कमी है, इसी वजह से स्टोन बनता है। चले अब आपके पास टाइम बहुत ही कम है, क्या चीज़ खत्म करते हैं? आपने डायलिसिस की बात की। डायलिसिस को नॉर्मली पेशेंट्स को हम बनाना मना करते हैं ड्यू टू पोटेशियम, बट अमरूद में पोटेशियम बनाना से भी ज़्यादा, और हम कहते हैं कि वो खाते रहो। तो अमरूद को एक तो बीज वैसे ही नुकसान देता है, प्लस उसमें पोटेशियम ज़्यादा है। तो जो लोग डायलिसिस पर हैं या जिनका क्रेटिनिन लेवल 4+ है, तो वो अमरूद और केला दोनों अवॉइड करें। बताएं, चलें बस।